नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। सोमवार जून 15 की खबरों में देखेंगे डिपोर्टेशन पेपर्स पर साइन कर देने के बावजूद पिछले 7 महीनों से क्यों एक भारतीय कपल आइस की जेल में बंद है, उसकी जानकारी जानेंगे। इंडिया में मकानों के दाम सुनकर क्यों चौंक गया एक अमेरिका रिटर्न यंग कपल, और टेक्सास में हुए रिपब्लिकन पार्टी के चेयरपर्सन के चुनाव में इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट की हार होने से रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर के साथ साथ इंडियन अमेरिकन समुदाय भी क्यों खुश है, उसकी बात आज के इस बुलेटिन में। अमेरिका में वर्क परमिट के बिना जॉब करते हुए पकड़े गए भारतीय पति पत्नी पिछले 7 महीनों से आइस की जेल में बंद है। नवंबर 2025 में गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने एक आध महीने में ही रिमूवल पेपर्स पर साइन कर दिए थे, पर अभी तक उन्हें ना तो बॉन्ड पर रिलीज किया गया है और ना ही उन्हें इंडिया वापस भेजा जा रहा है। इस पूरे किस्से से वाकिफ एक सूत्र के अनुसार 40-50 साल का ये कपल मिसिसिपी में एक कन्वीनियंस स्टोर में जॉब किया करता था और वहाँ आइस की रेड हुई थी। हालांकि उनके पास कोई पेपर्स ना होने के कारण स्टोर पर से ही इस पति पत्नी की गिरफ्तारी की गई थी और तभी से वे जेल में बंद है। 2023 में कनाडा वाली लाइन से अमेरिका पहुंचे इस कपल ने दूसरे साल असाइलम का केस किया था, पर उन्हें वर्क परमिट नहीं मिली थी। उनका केस टेनेसी में चल रहा था और अमेरिका आने के बाद आइस में हाजिरी लगवाने में गड़बड़ होने के कारण उनकी वर्क परमिट इश्यू नहीं की गई थी। हालांकि पेपर्स आए उससे पहले ही आइस की रेड में ये पति पत्नी पकड़े गए थे। इस कपल के एक परिचित ने टीजीआई से बात करते हुए बताया कि फिलहाल उन्हें टेनेसी के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वो डिपोर्टेशन लेने के लिए भी तैयार हैं, पर पासपोर्ट ना होने के कारण उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई डिले हो रही है। ये कपल विजिटर वीज़ा पर कनाडा लैंड होने के बाद वहां से बॉर्डर क्रॉसिंग करके अमेरिका पहुंचा था। हालांकि कनाडा में लैंड होने के बाद उन्होंने पहले वहां असाइलम मांगा था, जिसके कारण उनके पासपोर्ट कनाडा में ही जमा कर लिए गए थे। वे अमेरिका तो पहुंच गए थे, पर उनके पास अपने पासपोर्ट नहीं थे और अब बिना इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के उनका इंडिया डिपोर्ट होना भी असंभव है। इस कपल को बॉन्ड पर छुड़ाने के लिए लॉयर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पर कोर्ट की डेट ही ना आ रही होने से उन्हें जेल से रिलीज किया जाए वैसी संभावनाएं भी अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर किसी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को 180 दिन के अंदर डिपोर्ट ना किया जा सके तो उसके जेल से रिलीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। 2025 से पहले अधिकांश इलीगल इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या फिर एक आध साल तक जेल में रखकर आइस में नियमित रूप से हाजिरी लगवाने की शर्त पर रिलीज कर दिया जाता था। हालांकि ट्रंप सरकार ने इस प्रकार से लोगों को छोड़ना काफ़ी समय से बंद कर दिया है। जिन लोगों को आइस की ऑफिस से या फिर इमिग्रेशन कोर्ट से अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें खुद फ्लाइट की टिकट खरीदकर डिपोर्ट होने का भी ऑप्शन दिया जाता है। हालांकि ऑप्शन ऐसे ही लोग ले सकते हैं कि जिनके पास वैलिड पासपोर्ट है। अगर डिपोर्टेशन का सामना कर रहे इमिग्रेंट के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो तो उसे डिटेन किया जा सकता है और उसे डिपोर्ट करने की पूरी कार्यवाही अमेरिका की सरकार करती है। हालांकि डिपोर्टेशन में कितनी देर लगेगी उसका पूरा आधार इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कब तैयार होता है उसके ऊपर रहता है। इंडियंस की अगर बात करें तो जिन लोगों ने अरेस्ट के बाद रिमूवल पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, वैसे लोगों को भी डिपोर्ट करने में फिलहाल 1 से 3 महीनों तक का समय लग रहा है। इंडिया में आमदनी भले ही रुपयों में हो, पर यहाँ मकानों के दाम अमेरिका की कमाई भी कम पड़ जाए वैसे ज़बरदस्त है। सालों तक अमेरिका में रहने के बाद इंडिया वापस आ रहे जिन लोगों को मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव या फिर हैदराबाद जैसे शहरों में सेटल होना है, वहाँ उन्हें मकान के दाम अमेरिका को भी कंपटीशन देते हो वैसे लग रहे हैं। 15 साल तक अमेरिका रहकर 2025 में इंडिया शिफ्ट हुए एक कपल को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपना 3 BHK हाउस $2.5 मिलियन में बेचा था और बैंगलोर में उन्हें 4 BHK अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन चुकाने पड़े। तब उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इस कपल ने बिजनेस इंसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका की तुलना में इंडिया में क्या सस्ता और क्या महंगा है और सालों के बाद इंडिया वापस आकर सेटल होने में कौन कौन सी चैलेंजेस आती है उसके संबंध में विस्तार से बात की है।
आस्था चतुर्वेदी और उनके पति कार्तिक अमेरिका में 15 साल बिताने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। ये पति पत्नी एक समय पर H1B स्टेटस पर यूएस में थे, पर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आस्था ने अपना स्टेटस छोड़ कार्तिक की डिपेंडेंट बन H4 वीज़ा प्राप्त किया, जिससे उसे वर्क परमिट भी मिल गई। आस्था अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहती थी और कार्तिक का भी उसमें फुल सपोर्ट था। 2024 में उन्होंने अपनी कंपनी के लिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हायर करने इंडिया की ट्रिप की थी और तभी उन्हें बैंगलोर में ऑफिस खोलने के लिए सलाह दी गई थी। आस्था को तब ऐसा कहा गया था कि इंडिया में भी स्टार्टअप इकोनॉमी का बोलबाला है, जिससे उन्होंने अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ जाने पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया था। आस्था के पति 2015 से ग्रीन कार्ड के वेटिंग में थे, जबकि आस्था की एप्लीकेशन 2020 में फाइल की गई थी, जिससे इस कपल को अभी भी कई सालों तक ग्रीन कार्ड मिलने की कोई संभावना नहीं थी और वीज़ा की अनिश्चितता के बीच इन्होंने इंडिया वापस लौटने का निर्णय लिया था। हालांकि अपनी लिंक्डइन पोस्ट में आस्था ने ऐसा कहा था कि अमेरिका में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ग्रीन कार्ड का वेटिंग इंडिया वापस आने के पीछे का एकमात्र कारण नहीं था। बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए आस्था ने बताया कि उन्हें हमेशा अपनी कंपनी शुरू करनी थी, पर H1B के कारण ये संभव नहीं था, जिससे खुद H4 डिपेंडेंट वीज़ा पर शिफ्ट हो गई थी और वर्क परमिट मिलते ही अपने बिजनेस पर काम शुरू कर दिया था। आस्था का कहना है कि 15 साल पहले उन्होंने शादी करने के बाद ऑस्टिन में जब अपना घर खरीदा, तब लोगों को ऐसा लगा था कि वे लाइफ में सेटल हो चुके हैं। हालांकि 2016 में ही उन्होंने अपना मकान बेचकर शिकागो में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने का निर्णय किया था और वहां ही आस्था ने MBA की पढ़ाई पूरी की थी। आस्था चतुर्वेदी मूल रूप से जयपुर की रहने वाली है, जबकि उनके पति विशाखापट्टनम के हैं। इस कपल ने अपनी अधिकांश जिंदगी अमेरिका में ही बिताई होने से इंडिया के वर्क कल्चर और बैंगलोर की कॉर्पोरेट लाइफ में खुद फिट हो सकेंगे या नहीं, उसकी भी चिंता की थी, पर अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इस संबंध में विस्तार से चर्चा करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आने का पक्का निर्णय लिया था। अमेरिका छोड़ने से पहले आस्था चतुर्वेदी 2025 की शुरुआत में बैंगलोर आई थी, जहां उन्होंने कुछ स्कूल्स देखे थे और कहाँ मकान लिया जा सकता है उसकी भी इंक्वायरी की थी। सब फाइनल होने के बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपना मकान बेच दिया था और 2025 में ही फरवरी से अप्रैल के बीच वे इंडिया शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका में उन्होंने अपना मकान $23 लाख में बेचा था और बैंगलोर में 4 BHK अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन जितनी रकम इंडियन करेंसी में चुकाई थी। आस्था का कहना है कि अगर आपको प्रीमियम लाइफस्टाइल जीनी हो तो इंडिया बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। ऊपर से अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतें यहाँ अमेरिका से भी ज़्यादा है। हालांकि हेल्थ केयर और लेबर इंडिया में काफ़ी सस्ता है, जिससे खर्चे बैलेंस हो जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बैंगलोर काफ़ी महंगा शहर है, पर अगर आप टॉप एंड लाइफस्टाइल जीते हैं तो ही खर्चे ज़्यादा होते हैं। हालांकि इंडिया में ड्राइव करना आसान नहीं है और बैंगलोर जैसे शहर का ट्रैफिक थका देने वाला है, ऐसा भी उनका कहना था। आस्था और कार्तिक जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उसका कामकाज भी फिलहाल ट्रैक पर है, पर बैंक अकाउंट्स खुलवाने से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसेस काफ़ी स्लो है और पेपर वर्क भी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी भी उनकी कंप्लेन है। इसके अलावा इंडिया में लेबर मैनेजमेंट भी काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। अमेरिका में ये कपल अपनी बेटी के साथ कभी भी पार्क में, बीच पर या फिर फ्री वे पर ड्राइव करने के लिए निकल पड़ता था, पर इंडिया में ये सब आसान नहीं है। बिजनेस इनसाइडर को दिए इंटरव्यू के अंत में आस्था ने बताया कि उनके लिए इंडिया वापस लौटने का यही सही समय था, क्योंकि अमेरिका में फ़िलहाल इमिग्रेशन को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए अमेरिका छोड़ने का निर्णय करने में देरी करना योग्य नहीं था। हालांकि इंडिया वापस आने का निर्णय उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर लिया था और फिलहाल उन्हें अमेरिका छोड़ने का कोई भी अफसोस नहीं है। ऊपर से आस्था को अमेरिका की तुलना में इंडिया काफ़ी वाइब्रेंट भी लग रहा है। अमेरिका में रहकर इंडियंस और हिंदुओं के खिलाफ रिपब्लिकन्स की भाषा बोलने वाले अब्राहम जॉर्ज नाम के एक इंडियन अमेरिकन की चुनाव में हार हुई है। अब्राहम टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के पहले इंडियन अमेरिकन चेयरपर्सन थे। खुद मूल रूप से इंडियन होने के बावजूद भी वे हिंदू मंदिरों तथा H1B वीज़ा होल्डर्स के विरोधी थे।
अब उनकी हार पर रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स के साथ साथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग भी मजे ले रहे हैं। अब्राहम को अमेरिकन वाइट महिला ड्रिंडा रैंडॉल ने हराया है और रिपब्लिकन्स एक इंडियन की एग्जिट से खुश हैं, जबकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग अब्राहम के एंटी हिंदू स्टैंड के कारण उनकी हार से खुश दिखाई दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी अब्राहम को टारगेट किया जा रहा है। सिद्धार्थ नाम के एक शख्स ने अब्राहम के बारे में बताया कि उन्होंने एक बार उनसे टेक्सास में इंडियंस के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के बारे में सवाल पूछा था, पर अब्राहम ने इस बारे में कोई मजबूत स्टैंड लेने के बजाय उल्टा सिद्धार्थ को ही ऐसा पूछा था कि क्या तुम्हें डिपोटेशन से डर लगता है। अब्राहम जॉर्ज इंडियन क्रिश्चियन है और वे टेक्सास में बनाए गए हिंदू मंदिरों तथा H-1B प्रोग्राम के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब्राहम के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए टेक्सास में इंडियंस के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के विरुद्ध में कभी भी स्टैंड नहीं लिया। उनके इसी प्रकार के व्यवहार के कारण अब उनकी हार की भी खुशी मनाई जा रही है। मैट फर्नी नाम के एक यूज़र ने अब्राहम की हार का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि अब्राहम टेक्सास GOP की कमान संभालते थे, पर उनकी हार ये दर्शाती है कि टेक्सास के लोग कितनी तेज़ी से इंडियंस के अतिक्रमण के खिलाफ मजबूत हो रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से प्रत्येक इंडियन को डिपोर्ट किए जाने की भी मांग की है। अब्राहम का जन्म केरल में हुआ था और 17 साल की उम्र में वे फैमिली स्पॉन्सरशिप पर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। शुरुआत में सामान्य नौकरियां करने वाले अब्राहम ने उसके बाद सेल्स, IT और मैनेजमेंट के फील्ड में भी काम किया। 2007 में बराक ओबामा चुनाव लड़ रहे थे, तभी अब्राहम ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखा था और वे ओबामा की नीतियों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने शुरुआत में टेक्सास की कॉलिन काउंटी के रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और 2024 में टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन बने। 2024 में अब्राहम चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके बारे में एक खबर ने अच्छी खासी चर्चा जगाई। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि 2023 में एक डोमेस्टिक इंसिडेंट के बाद अब्राहम लोडेड गन लेकर किसी शख्स को ढूंढने निकले थे, क्योंकि उन्हें इस शख्स का अपनी पत्नी के साथ अफेयर होने का शक था। हालांकि पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में कोई फायरिंग नहीं हुई थी और अब्राहम के खिलाफ इसमें ना तो कोई चार्जेस लगाए गए थे और ना ही उनकी कभी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद अब्राहम और उनकी पत्नी ने इस रिपोर्ट को पॉलिटिकल स्टंट कहकर खारिज भी कर दिया था। टेक्सास में नवंबर 2026 में स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है और उससे पहले भारतीयों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस बार के चुनाव में भी ग्रेग एबट ही गवर्नर कैंडिडेट है। उनके जीतने की संभावना भी फिलहाल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि टेक्सास को अमेरिका का सबसे डाइवर्स स्टेट भी माना जाता है। रिपब्लिकन्स भले ही इस स्टेट में मजबूत स्थिति में हो, पर यंग और नॉन वाइट वोटर्स, उसमें भी खास तौर पर हिस्पैनिक वोटर्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ता दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि स्टेट में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकेगी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ TGI पर ही आपको मिलेगी NRI से जुड़ी सारी खबरें और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे WhatsApp नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए TGI।